दोस्तों आज भेजा अनमोल उपहार। ये कवर चित्र है दोस्तों। रोग सैया पड़ी महकगढ़ का राजा महक सिंह से प्रधानमंत्री हीरालाल कह रहा था, क्या बात है महाराज, रात्रि के इस समय दास को कैसे आवश्यकता महसूस हुई। प्रयुक्त में राजा महक सिंह ने उसे एक पत्र पकड़ा दिया। इसे पढ़िए प्रधानमंत्री जी। हीरा सिंह ने खोलकर उस पत्र को पढ़ा। राजा महक सिंह, हमें एक गंभीर प्रश्न का बातचीत करने के लिए आपको अधीनस्थ आसपास सभी राजाओं को राजा धनकगढ़ में पूर्णिमा के दिन आमंत्रित किया है। आपको पूर्णिमा का दिन धनकगढ़ पहुंचना है, हमारा आदेश है। माहिम महाराज धनक सिंह दिग्विजय सिंह। महाराज, आप तो इन दिनों बीमार चल रहे हैं, फिर आप धनकगढ़ कैसे जाएंगे। इसी समस्या की हल करने के लिए तो मैंने तुम्हें इस समय यहाँ बुलाया है। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। प्रधानमंत्री, यह आप जानते हैं कि जब महाराज दिग्विजय सिंह अपने अधीन राजाओं को धनकगढ़ में बुलाया है तो उन्हें न चाहते हुए भी धनकगढ़ जाना पड़ता है, और महाराज दिग्विजय सिंह के अगले आदेश तक सभी राजाओं धनकगढ़ में रुकना पड़ता है। मेरा स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है, इसलिए मेरे स्थान पर तुम धनकगढ़ चले जाओ। जाते समय महाराज दिग्विजय सिंह को भेंट देने के लिए बहुमूल्य उपहार साथ में लेते जाना न भूलना। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। कल ही धनगढ़ के लिए प्रस्थान कर दूंगा। अगले दिन प्रधानमंत्री हीरा सिंह ने धनगढ़ के लिए प्रस्थान कर दिया। जब धनगढ़ पहुंचा तो अन्य राजाओं की भांति उसे भी राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया। कल पूर्णिमा है, कल महाराज का विशेष दरबार लगेगा। उस विशेष दरबार में महाराज अन्य राजाओं के आए राजाओं से भेंट करेंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। अगले दिन महाराज विजय सिंह का विशेष दरबार लगा। प्रत्येक राजा बारी बारी महाराज दिग्विजय सिंह को अपने उपहार देकर उन्हें प्रणाम व शिष्टाचार का प्रथम चरण पूरा करने लगे। माहिम महाराज, मैं पायलगढ़ का राजा धर्मेश हूँ, मेरी ओर से आपको तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। सबसे अंत में हीरा सिंह की बारी आई। उसकी वेशभूषा देखते ही महाराज दिग्विजय सिंह की भौहें चढ़ गई। तुम किसी देश के राजा तो नहीं लगते। आपने ठीक पहचाना माहिम महाराज। तो फिर कौन हो तुम। माहिम, मेरा नाम हीरा सिंह है, मैं महकगढ़ के राजा का प्रधानमंत्री हूँ। मेरे महाराज महक सिंह जी मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर आपके पास भेजा है। यह सुनते ही दिग्विजय सिंह के मन में क्रोध उबला। वह सागर लहर उठा। वह किसी तरह अपने मन के भाव को काबू पाते हुए हीरा सिंह से बोला, तुम्हारे महाराज ने अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजा है, पर हमारा कार्य तुमसे सिद्ध नहीं हो पाएगा। तुम यहीं हमारे राज्य में रुककर अपने महाराज को सूचित करो कि वे शीघ्र ही समय आकर मुझसे मिलें। माहिम, आपका आदेश सिर माथे पर हमारे महाराज इन दिनों हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तुमसे जो कहा गया है केवल उसका पालन करो। जब तुम्हारे महाराज यहाँ आएंगे तभी हम तुम उससे के हाथों से भेंट स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जो आज्ञा माहिम। राज के अतिथि दरबार में लौटकर हीरा सिंह ने राजा महक सिंह के नाम एक पत्र लिखा। महकगढ़ पहुंचकर आचार्य ने पत्र राजा महक सिंह को दिया। महाराज, आपको धनगढ़ न आने से महाराज दिग्विजय सिंह अप्रसन्न है, इसलिए आप राजवैद्य से उचित औषधियाँ लेकर शीघ्र ही आ जाइए। सीधे धनगढ़ आकर धनगढ़ से 5 मील दूर गुलाबपुर गांव में आकर आप रुक जाइए और वहां रुके रहिए।
तब मैं स्वयं आपके पास कोई दूसरी खबर भेजूंगा। प्रधानमंत्री हीरा सिंह। पत्र पढ़कर राजा महक सिंह सोच में पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने मुझे धनगढ़ न पहुंचकर गुलाबगढ़ गांव में क्यों रुक जाने को कहा है? अवश्य ही इसमें कोई भेद छिपा हुआ है। उपचार हेतु राजवेद से उचित औषधियां ले राजा महक सिंह उसी समय गुलाबपुर गांव की ओर रवाना हो गया। जब वह गुलाबपुर पहुंचा, गुलाब गांव वासियों, हम महगढ़ के राजा हैं। हमारी तबीयत 3 दिनों को ठीक नहीं है, इसलिए हम आपके गांव में रुककर कुछ विश्राम करना चाहते हैं। यह तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। गांव के प्रधान के यहाँ राजा महक सिंह के ठहरने का प्रबंध कर दिया गया। उधर धनगढ़ में यह बात हमारे हृदय में सूल की भांति चुभ रही है कि हमारे निमंत्रण राजा महक सिंह ने स्वीकार कर अपने स्थान पर प्रधानमंत्री को यहाँ भेज दिया। 3-4 दिन पश्चात एक दिन महाराजा दिग्विजय सिंह राजकीय अतिथि गृह में ठहरे सभी राजाओं के साथ नगर के भ्रमण पर निकली। प्रधानमंत्री हीरा सिंह भी उनके कबीले में शामिल था। मार्ग में एक कसाई भेड़ की खाल उतार रहा था। दिग्विजय सिंह ने बड़े ध्यान से कसाई को देखा, फिर उसके साथ चलते हुए हीरा सिंह से कहा, मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम अपने महाराज को धनगढ़ बुलाओ। क्या तुम्हें इस आश्चर्य को सूचना भिजवाई? हाँ महाराज, मैंने उसके पास खबर भेज दी है। वे शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। उन्होंने शीघ्र ही हमारी सेवा में उपस्थित होना ही चाहिए। अवश्य माहिम, वे शीघ्र ही उपस्थित होंगे। कसाई की ओर देखकर मुझसे बात करते हुए महाराज दिग्विजय सिंह की भौहें चढ़ी हुई हैं। राजकीय अतिथि गृह में पहुंचकर शीघ्र ही हीरा सिंह ने पत्र लिखा, सुनो महाराज महक सिंह इन दिनों समीप के गांव गुलाबपुर गांव में ठहरे हुए हैं। तुम यह पत्र उनके पास ले जाओ। जो आज्ञा। हीरा सिंह ने पत्र मिलते ही राजा महक सिंह गुलाबपुर से अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। प्रधानमंत्री हीरा सिंह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। उसकी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा भरोसा है। गुलाबपुर बुलाए और इस प्रकार वापस महगढ़ वापस भेजने का निर्णय हीरा सिंह निश्चित ही किन्हीं विशेष क्षणों में लिया होगा। 1 सप्ताह और बीत गया। एक दिन दिग्विजय सिंह अपने अधोस्तन सभी राजाओं के साथ अपने दरबार में बैठे हीरा सिंह से कहा, हीरा सिंह, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे महाराज पास है, मेरी आज्ञा भेज दी गई है, अभी तक हमारे दरबार में उपस्थित नहीं हुए। क्षमा करें माहिम, मैंने आपकी आज्ञा अपने महाराज के पास नहीं भेजी। नहीं भेजी? क्यों नहीं भेजी? माहिम, महाराज, मैं इसका उत्तर आपको उसी समय दे सकता हूँ जब प्रश्न देने से पूर्व आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ। कैसा वचन? माहिम, आप वचन दे कि मेरी बात सुनने के बाद आप मेरे स्वामी महाराज महक सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, तुम जो कुछ कहना चाहते हो निडर होकर कहो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि राजा महक सिंह के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करूँगा। तो सुनिए माहिम, मैंने आपका आदेश पाकर महाराज को पत्र दिया था। वे धनगढ़ आ जाएं। वे आ भी गए थे। आ गए, लेकिन कहाँ? धनगढ़ में तो उन्हें हमने देखा ही। उन्हें देखा नहीं देखा? माए, वे धनगढ़ में नहीं, अब तो धनगढ़ से 5 मील दूर गुलाबपुर गांव में आकर ठहरे हुए थे। लेकिन क्यों? हमने तो उन्हें धनगढ़ बुलाया था। माए, मैंने महसूस किया कि आप महाराज से अप्रसन्न हैं, इसलिए उन्हें धनगढ़ आने से रोक दिया। लेकिन तुमने यह बात कैसे महसूस हुई कि तुम्हारे महाराज से अधिक अप्रसन्न हूँ? मैंने गुलाबपुर ही उसके पास खबर भिजवा दी थी। वे सिर्फ ही वापस महगढ़ लौट जाएं।
और धनगढ़ आने का नाम भी न ले। माहिम, यदि आपको याद होगा कि एक दिन जब आप नगर भ्रमण हम लोगों के साथ निकले थे तो रास्ते में कसाई अपनी भेड़ों की खाल उतार रहा था। हाँ, हमें यही अच्छी तरह याद है। माहिम, उसकी ओर देखने के पश्चात आपने मेरे स्वामी का स्मरण हुआ था। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि जो कसाई अपनी भेड़ के साथ कर रहा है वही व्यवहार आप मेरे महाराज के साथ करने के लिए बेचैन है। बस उसी दिन मैंने महाराज को गुलाबपुर खबर भेज दी कि वे यहाँ महकगढ़ से लौट जाए, भूल कर भी धनकगढ़ न आए। यह सुन दिग्विजय सिंह सोच में पड़ गया। यह बात सच है। मैं उन दिन कसाई को देखने के पश्चात मेरे मन में राजा महक सिंह से वैसा ही व्यवहार करने का भाव उत्पन्न हो उठा। निश्चित ही हीरा सिंह अत्यंत कुशाल बुद्धि का स्वामी है, तभी इसने इतने सूक्ष्मता से उस समय मेरे मन की बात पढ़ ली। उसने सोच में पड़ा, देख महाहिम, सच बात यह है कि जिस समय आपका यहाँ आने का निर्णय पत्र महाराज के पास गया था उस समय गंभीर रूप से बीमार थे, इसलिए उन्होंने अपने स्थान पर मुझे आपकी सेवा में भेजा। ऐसा उन्होंने जानबूझकर नहीं, अपितु परिस्थिति के वश में किया था। करने के आज अपना आदेश उपदेश आपका अपमान करना नहीं, कदापि नहीं था। माहिम, आपने महाराज का पक्ष अपने सम्मुख रख दिया। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें दंडित करें या माफ कर दें। हीरा सिंह जी, तुम्हारे महाराज क्षमा करने का वचन तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। हाँ, उसके स्थान पर हम तुम्हें दंड देंगे। मुझे आप मुझे आप मुझे आप दंड देंगे माहिम? हाँ हीरा सिंह जी, हम तुम्हें दंड देंगे, और वह दंड यह है कि आज से इसी समय आप तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यह क्या कह रहे हैं माहिम? मैं इस योग्य कहाँ हूँ? हीरा सिंह जी, हम तुम्हारी योग्यता की सीमा जान चुके हैं। तुम्हें यह अद्भुत विशेषता है कि तुम किसी भी मनुष्य के मन के भाव को पढ़कर दिल का हाल जान लेते हो। उस दिन कसाई को देख कर हमारे मन में निश्चिंत तुम्हारे महाराज के प्रति हिंसा के भाव उपजा था। उस समय यदि तुम्हारे महाराज धनगढ़ आ गए होते, निश्चित ही उसे मौत की सजा सुनाता। हीरा सिंह जी, तुम वक्ष विलक्षण प्रतिमा के विरलों में ही देखने को मिलती है। माहिम, आप मेरी आवश्यकता से ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। तब महाराज दिग्विजय सिंह ने दरबार में उपस्थित सभी राजाओं से कहा, जानते हैं आप सभी को इस बार मैंने क्यों धनगढ़ बुलाया था? नहीं महाराज, आपने बताया बिना हम कैसे जान सकते हैं? हम तो धनगढ़ आए तब से आपके दर्शनों का लाभ और आपका आतिथ्य संस्कार का लाभ उठा रहे हैं। तो सुनिए, आज से 2 माह पूर्व हमारे प्रधानमंत्री कालकूट का अस्तमय निधन हो गया। तब प्रधानमंत्री का पद रिक्त हुआ। हम प्रधानमंत्री किसी सुयोग्य पात्र को सौंपना चाहते थे, इसलिए हमने आप सभी को धनगढ़ बुलाया था। आप लोगों में से इस विषय में कुछ सलाह मशवरा करते, इसके पहले ही हमें प्रधानमंत्री के पद का प्रबल उपयुक्त दावेदार हीरा सिंह जी मिल गए हैं। हम इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर चुके हैं, इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि आज अपने अपने राज्य लौट सकते हो। जो आज्ञा माहिम। और दरबार की समाप्ति पर हीरा सिंह जी, आइए, आज तुम प्रधानमंत्री के महल में रहोगे। जो आज्ञा माहिम। प्रधानमंत्री के महल में हीरा सिंह सोचने लगा, सरस्वती माँ की कृपा से मैं इतने ऊंचे पद पर पहुंचा हूँ। उधर जब महाराज दिग्विजय सिंह अपने महल में पहुंचे, सुना है प्रधान महाराज ने किसी को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया है। हाँ महारानी प्रभा, हमने महकगढ़ के प्रधानमंत्री हीरा सिंह को इस पद पर नियुक्त कर। वह बहुत पैनी दृष्टि का स्वामी, वह बहुत बुद्धिमान है। ऐसा महाराज, एक बात पूछूं, हीरा सिंह जी को प्रधानमंत्री पद सौंपने से पहले आपको उसकी बुद्धिमानी की कोई परीक्षा ली?
नहीं महारानी, ऐसा कोई परीक्षा तो हमने हीरा सिंह की नहीं ली। तब तो यही कहूँगी, आपको बड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री के पद के लिए हीरा सिंह को चयन किया है। इस पद को नियुक्त करने से पहले आपको कम से कम एक बार उसकी बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए थी। महारानी, हीरा सिंह सुयोग्य पात्र है, उसकी योग्यता को हम अच्छी तरह जान गई, इसलिए हमने उसकी कोई परीक्षा नहीं ली। लगता है महाराज, हीरा सिंह की बुद्धिमानी पर आवश्यकता से अधिक भरोसा है, इसमें कोई शक नहीं महारानी। महाराज, यदि एक आज्ञा दे तो एक बात कहूँ, कहो महारानी। महाराज, मैं नवयुक्त प्रधानमंत्री हीरा सिंह की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। ओह, हमें स्वीकार है। हम अभी हीरा सिंह को बुलाते हैं। एक सेवक को हीरा सिंह के महल को राजमहल में के लिए बुला लाया। प्रधानमंत्री, हीरा सिंह, हमारी महारानी आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती है, आपको कोई एतराज? ऐतराज कैसा माहिम, यह तो मेरा सौभाग्य है जो महारानी जी मुझे इस योग्य समझा। हीरा सिंह, बुद्धि की परीक्षा देते समय एक बात का ख्याल रखना, हमारी महारानी प्रभा बहुत विदुषी है। इससे प्रत्येक प्रश्न बड़ी सोच विचार के पश्चात ही जवाब देना, वरना परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाओगे। जी माहिम, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। तत्पश्चात, महारानी जी आदेश दीजिए, मैं किस प्रकार बुद्धि की परीक्षा दूं? यह सुन महारानी प्रभा ने एक थाल में कपड़े को हटाया। प्रधानमंत्री जी, ये तीनों मूर्तियां एक चतुर कारीगर द्वारा बनवाई हैं। तीनों मूर्तियां एक समान, सुंदर और एक जैसी हैं, जैसे आकार की हैं। आप इन मूर्तियों को देखकर केवल यह बताना, इनमें से कौन सी मूर्ति सर्वोत्तम, किसी मध्य, कौन सी निम्न कोटि की है। प्रधानमंत्री, महारानी प्रभा का कथन सुन। महारानी जी तो बड़ा विचित्र प्रश्न किया है। तीनों मूर्तियों को समान सुंदर और इनका संबंध, यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन है कि इनमें से कौन सी मध्य और कौन सी निम्न कोटि की है। लेकिन महारानी जी, इन मूर्तियों के विषय में यह प्रश्न पूछा है तो अवश्य इसमें कोई न कोई सार छुपा होगा। हीरा सिंह ने मूर्तियों को भली भांति देखकर महारानी प्रभा से कहा, महारानी जी, यदि आज्ञा दे तो इन मूर्तियों को आज मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इन मूर्तियों के विषय में अध्ययन करके पश्चात मैं कल आपको बताऊंगा इनमें से कौन सी स्रोत, कौन सी मध्यम, कौन सी निम्न कोटि की है। हीरा सिंह उन मूर्तियों को अपने साथ महल ले आया। इन तीनों को क्रमवार श्रेष्ठता का विषय किस प्रकार ज्ञात करूं? अगले दिन जब मूर्ति को लेकर राजमहल में पहुंचा, क्यों प्रधानमंत्री जी, क्या आप यह ज्ञात कर सके कि इन मूर्तियों में से कौन सी सर्वोत्तम, कौन सी मध्यम और कौन सी निम्न है? हाँ महारानी जी, इन तीनों मूर्तियों का निरीक्षण करने के जान लिया है कि कौन सी मूर्ति किस कोटि की है। तब हीरा सिंह ने तीनों मूर्तियों को अलग अलग क्रम में चौकियों पर रख दिया। महारानी जी, ये पहली चौकी पर मूर्ति सर्वोत्तम, दूसरी चौकी पर मूर्ति मध्यम, तीसरी चौकी पर निम्न कोटि की है। प्रधानमंत्री जी, आपका इतना कहना ही पर्याय नहीं। जब आप अपने कथन को सिद्ध नहीं करेंगे, आपकी बात कैसे मान लें? महारानी जी, मैंने यह कब कहा कि आप मेरे कथन मात्र से ही मेरी बात को ठीक मान लें? मैं अभी आपके सामने अपने कथन की सत्यता सिद्ध करता हूँ। तब हीरा सिंह ने जेब से एक पतला सा तार निकाला और मूर्ति के कान में डाल दिया। तार को सारा का सारा मूर्ति के अंदर चला गया। उसके बाद हीरा सिंह ने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, जिससे दूसरे कान से तार बाहर निकल आया।
पश्चात हीरा सिंह ने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला। अरे अरे, इस मूर्ति के मुंह से बाहर आया गया। हीरा सिंह यह क्रियाकलाप देख महाराज दिग्विजय सिंह विस्मित होते हुए बोले, प्रधानमंत्री जी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। इन मूर्तियों के कान में तार डालने से आप कैसे सिद्ध कर रहे कि पहली मूर्ति सर्वोत्तम, दूसरी मध्यम और तीसरी निम्न कोटि की है? माई, मैं आपकी बात का रहस्य स्पष्ट किए देता हूँ। सुनिए, पहली मूर्ति के कान में मैंने तार डाला तो आपने देखा वह मूर्ति के भीतर ही रह गया, बाहर नहीं निकला। इससे मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूँ, जो स्त्री बात सुनने के पश्चात अपने पेट में रख लेती है, बाहर नहीं करती, वह उत्तम कोटि की स्त्री होती है। इसलिए मेरा कथन मूर्ति मूर्ति को सर्वोत्तम कहा। इसके विपरीत मैंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, दूसरे कान से होकर बाहर निकल गया। इसका परिणाम पर पहुंचा कि स्त्री बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देती है, वह मध्यम कोटि की होती है। जब मैंने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो आपने देखा होगा उसके मुंह से बाहर निकला। मैंने इस निश्चय पर निकाला कि जो स्त्री बात सुनकर सर्वत्र मुंह फैलाती रहती है, वह निम्न कोटि की होती है। आपकी बात पूरी कर हीरा सिंह महारानी प्रभा की ओर देखा। महारानी, बताइए, मैंने मूर्तियों को सही विश्लेषण किया या गलत किया है? प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़ी सूझबूझ से, बुद्धिमानी से मूर्तियों की जांच की है। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, हम विश्वास हो गया कि हम महाराज प्रधानमंत्री पद सुयोग्य व्यक्ति ही नियुक्त किया है। धन्यवाद महारानी जी। परीक्षा लेने के बाद दोनों से विदा हुई हीरा सिंह जब वहां से चला गया। महाराज, हीरा सिंह के रूप में आपने सही हीरे को चुन लिया। हीरा सिंह का नाम हीरा नहीं, अपनी बुद्धि का हीरा होना चाहिए। बुद्धि का भी हीरा है। हमने पहले ही आपसे कहा था महारानी, हीरा सिंह बहुत ही पैनी दृष्टि का स्वामी है, बहुत ही बुद्धिमान है। उसकी सुमुखता से तीनों मूर्तियों का अवलोकन उन्होंने सही तीनों कोटियों का विविध भेद किए दिया। अगले दिन महाराज दिग्विजय सिंह दरबार लगा। हीरा सिंह जी, 2 माह प्रधानमंत्री जी का यह पद रिक्त पड़ा रहा। अब इस स्थान पर बैठकर इसे सुशोभित कीजिए। योग्य महाराज। और हीरा सिंह बढ़कर प्रधानमंत्री के स्थान पर बैठ गया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री हीरा सिंह जी धनगढ़ की प्रथा के अनुसार दरबार में आने वाले आज सभी झगड़ों का फैसला आप करेंगे। जी महाराज। तभी 4 युवक एक युक्ति के साथ दरबार में प्रवेश किए। महाराज, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। तुम लोगों को क्या समस्या है? तब उस चारों युवकों ने एक युवक बोला, महाराज, हम चारों युवकों में मैं बड़ी का पुत्र, मैं दर्जी का पुत्र, मैं ब्राह्मण का पुत्र, मैं सुनार का पुत्र, हम चारों अविवाहित हैं। हम चारों अपने अपने घरों में उचित नौकरी की खोज से निकले। कल रात हम चारों की मुलाकात आपके राज्य के अंदर एक बाग में हुई और बाग में चारों ने रात्रि बिताने के लिए उद्देश्य से रुकी। आपस में जान पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से ने बाकी युवकों ने कहा, भाइयों, आज रात हम साथ साथ इस बाग में बितानी है, क्यों न है आपस में एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर लें। मेरा नाम धनंजय है। मैं बड़ी का पुत्र हूँ। लकड़ी की बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाने की कला से सिद्धार्थ हूँ। मेरा नाम चारुदत्त है। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। मैं किसी भी बेजान वस्तु में प्राण डालने की कला जानता हूँ। मेरा नाम हरिवर्मा है। मैं सुनार का पुत्र हूँ। मैं बहुमूल्य आभूषण बनाने में पारंगत हूँ। मेरा नाम धनक है। मैं दर्जी पुत्र हूँ। मैं बेशकीमती वस्तुओं का निर्माण बड़ी शीघ्रता से कर डालता हूँ।
भाइयों, इस समय हम चारों अपने घरों से अज्ञात दिशा में हैं। कहीं ऐसा न हो हम चारों सोते रह जाएं, कोई हमारी चीज़ें उठा कर ले जाए। इसलिए रात में बारी बारी जाग कर पहरा देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो धनंजय भाई। तब ठीक है, तुम तीनों सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। बाकी तीनों युवक सो गई। मैं उनके समीप ही बैठकर पहरा देने लगा। मैं भी दिन भर का थका था, इसलिए मेरी आंखें भी नींद बनने लगी। खाली बैठे बैठे मुझे नींद घेर रही है। समय काटने के लिए क्यों न औजारों की से लकड़ी की किसी वस्तु बना डालूं। मैंने थैली से में रखी आरी, कसूला और औजार निकाले और समीप पड़े एक लकड़ी के टुकड़े के औजारों से तराशने में जुट गया। 1.5-2 घंटे में कड़ी मेहनत के पश्चात मैंने एक सुंदर पुतली बना डाली। तत्पश्चात मैंने दर्जी युग धनंजय से जगाया। मित्र, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जगा कर पहरा देना होगा। ठीक है, तुम आराम करो। तब धनंजय की दृष्टि मेरे द्वारा बनाई पुतली पर पड़ी। अरे कितनी सुंदर पुतली है, बिना कपड़ों की इसकी क्या शोभा। बस फिर क्या था, धनंजय ने अपने झोले से सुई धागा और कपड़ा निकाला, पुतली का नाप लिया और कपड़े सीने में जुट गया और सिर दी। धनंजय ने पुतली को वस्त्र पहना दिए। हाँ, अब यह पुतली ठीक लग रही है। तब सुनार पुत्र हरिवर्मा को जागकर धनंजय सो गया। अरे यह लकड़ी की पुतली कहाँ से आई? अरे यह यहाँ नहीं थी। खैर, बिना गहनों इसकी सुंदरता अधूरी है। यह विचार मन में आते ही हरिवर्मा ने पुतली के लिए गहने बनाने में कारीगर जुट गया। तत्पश्चात अपने बनाए गहने सजाने से पुतली को वस्त्र पहना दिए। तब ब्राह्मण पुत्र चारुदत्त को जगाया। मित्र, जाग कर पहरा देने की अब तुम्हारी बारी। ठीक है। जब हरिवर्मा सो गया तो ब्राह्मण युवक चारुदत्त की दृष्टि पुतली पर पड़ी। कैसी सजीव पुतली है, मैं चाहूँ तो इसमें प्राण डाल सकता हूँ। आखिर गुरुजी द्वारा सिखाई विद्या किस काम आएगी। और सुबह होने ही वाली है, इसलिए चारुदत्त ने देर करना ठीक न समझा। इससे पहले पुतली को चारों ओर से एक घेरा खींचा और फिर जल छिड़क कर मंत्र बोलना शुरू किया। ओम प्रतिभा प्राणम भव। और उसके मंत्रोच्चारण करने से आधा घंटा का समय बीता होगा। पुतली में प्राण आ गई। इससे पहले उसने पलकें हिली, होठ पर मुस्कुराहट आई। प्रणाम, नमस्कार श्रीमान। अरे मेरी कला सफल हुई। खुर्र। अरे मित्र, यह पुतली सजीव कैसे हो गई? चारुदत्त ने उससे कुछ पूछना, तभी मेरी नींद खुल गई। मित्र, तुम जानते हो कि यह बेजान पुतली थी। मैंने मंत्रोच्चारण करने के प्राणवान बनाया। मैं इससे विवाह करूंगा। चारुदत्त, तुमने यह भी सोचा है कि यह आई कहाँ से? मैंने इसे रात को बनाया और तुम्हारा नहीं, मेरा हक है। नहीं नहीं, इस पर मेरा हक है। हम दोनों आपस में झगड़ने लगे। हमारे पास झगड़े की आवाज़ सुनकर दर्जी पुत्र धनंजय जाग गया। क्या बात है मित्रों, क्यों झगड़ रहे हो? तब मैंने चारुदत्त को झगड़े का और धनक को बताया। सारी बात जानकर वह हमसे बोला, यह तो सच है कि इसका तन मैंने वस्त्रों से ढका है, इसलिए इससे विवाह करने का असली हकदार तुम दोनों नहीं अपितु मैं हूँ। तुम मूर्ख हो, तुम इससे कैसे विवाह कर सकते हो? तभी तीनों आपस में झगड़ने लगे। झगड़े की आवाज़ सुनकर हीरा वर्मा की नींद खुल गई। हमसे झगड़ने का कारण जानकर वह हमसे बोला, तुम लोग व्यर्थ में आपस में झगड़ रहे हो। मैंने इसे गहने बना कर फैलाए। गहने सबसे महंगे होते हैं। मेरे रहते तुम
भला इससे कैसे विवाह कर सकते हो, इसलिए इससे विवाह मैं करूंगा। लो, एक नया हकदार और आ गया। महाराज, हम चारों का विवाद बढ़ता ही गया। युक्ति को एक वर अनेक, युक्ति एक और वर अनेक। तब झगड़े को आसानी से निपटने के लिए आपके पास आए। तब आप ही हमारा न्याय कीजिए। इस युक्ति के साथ हम चारों में से किसका विवाह हो? ओह, तुम लोग का झगड़ा तो बड़ा विचित्र है। यह कह दिग्विजय सिंह हीरा सिंह की ओर देखा। हीरा, प्रधानमंत्री, क्या आप इन चारों युग के झगड़े का न्याय करने के लिए तैयार हैं? जी महाहिम। तब हम आपको इन युगों के झगड़े का न्याय करने का आदेश देते हैं। तब हीरा सिंह ने कुछ देर सोच विचार करने के पश्चात धनंजय से कहा, धनंजय, सर्वप्रथम काठ की पुतली का निर्माण तुमने किया, इसलिए पुतली सजग तुम हो। जानते हो किसी कन्या के पुरुष को सुजग को क्या कहा जाता है? किसी कन्या के सुजग को कन्या का पिता कहा जाता है। धनंजय, चूंकि तुम्हारे द्वारा निर्माण काठ प्रतिमा में प्राण पड़े, इसलिए ऐसी अवस्था में प्राणवान हुई प्रतिमा के पिता हुए न? जी। फिर एक पिता अपनी पुत्री के साथ विवाह करने का दावेदार भला कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। मैं इस कन्या का पिता की हैसियत से कन्यादान करूंगा। अब हीरा सिंह चारुदत्त से कहा, चारुदत्त, किसी बेजान वस्तु में प्राण डाले वाले को क्या कहते हो? उसे हम भगवान कहते हैं। ठीक कहा तुमने चारुदत्त। दूसरे शब्दों में भगवान को भी पिता के समान समझा जाता है। बोलो, ठीक या गलत? जी, आप ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। फिर भी इस युक्ति का पिता हुए तुमने भी भगवान के समान इस पुतली में प्राण, शरीर में प्राण डाले हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। उचित राह दिखाकर आपने मेरी आंखें खोल दी। अब बचे दो दावेदार हीरा सिंह और धनंजय से कहा, धनंजय, जानते हो शादी में दुल्हन के वस्त्रों का जोड़ा लड़की का मामा लेकर आता है। मैं जानता हूँ। तुमने इस लड़की को वस्त्र पहनाए, इसलिए तुम इसके मामा हुए। तब हीरा सिंह, धनंजय और चारुदत्त से कहा, मेरी बात तो तुम तीनों समझ गए हो। फैसला सुनार पुत्र हरिवर्मा के पक्ष में जाता है। विवाह कन्या के गहने दुल्हा ही लाता है, इसलिए हरिवर्मा के साथ इस युक्ति का विवाह होना चाहिए। हमें आपका फैसला स्वीकार है प्रधानमंत्री जी। वे सब हरिवर्मा के फैसले से संतुष्ट होकर दरबार से चले गए। तत्पश्चात प्रधानमंत्री, आपने बड़ी सरलता व सूझबूझ के साथ चारों के झगड़े का निपटारा कर दिया। हम आपकी बुद्धिमानी को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। उस दिन दरबार में आने वाले प्रत्येक झगड़े को उचित रूप से हीरा सिंह ने निपटारा किया। धीरे धीरे पूरा माह बीत गया। एक दिन, प्रधानमंत्री जी, क्या बात है, आप कुछ बुझे बुझे से क्यों रहते हैं? क्या आपका कोई दुख है? नहीं महाराज, नहीं माई, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी, ऐसी कहकर आप हमारी पार की नज़रों को धोखा देने की चेष्टा कर रही है। निश्चित ही कोई दुख आपके अंदर खाया जा रहा है। आप अपने दुख के बारे में हमें बताना ही होगा। ओह माई, आपने ये कहकर मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। पर जब जिद कर ही रहे हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा माहिम। मैं महगढ़ की चिंता में इन दिनों मन ही मन घुला जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री, यह क्या बात हुई? प्रधानमंत्री, आप धनकगढ़ के हैं और चिंता महगढ़ की कर रहे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, मेरा जन्म महगढ़ में हुआ है। वह मेरी जन्मभूमि है। उसकी चिंता करना मेरे लिए स्वाभाविक है। मैं वहाँ लौट जाना चाहता हूँ माहिम। क्या कहा? यह सुख वैभव को छोड़कर तुम महगढ़ लौट जाना चाहते हो? लेकिन क्यों?
तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की परेशानी है? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि आपसे ज़्यादा महाराज मैक्सिंग को मेरी आवश्यकता है। अच्छा, वह कैसे? माइम, महाराज मैक्सिंग प्रधानमंत्री के साथ साथ अपना विशेष सलाहकार भी मुझे बनाया हुआ है। वो मेरी सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करते। मेरे बिना उन्हें वहाँ उचित सलाह देने वाला कोई नहीं, जबकि यहाँ आपके महारानी प्रभा उचित सलाहकार देने वाली है। यह तुम क्या कह रहे हो हीरा सिंह जी? महारानी प्रभा हमें सलाह देगी? हाँ महाराज, वे बहुत ही विलक्षण बुद्धि महिला हैं। किसी प्रकार तीनों मूर्तियां द्वारा उन्होंने मेरी परीक्षा ली। परीक्षा कोई विदुषी महिला ही ले सकती थी। राज हित के लिए समय समय पर महारानी जी सलाह लेकर कार्य कर सकती है, और इस विषय में आज तक हमने सोचा ही नहीं था। माइम, जिन दिनों मैं यहाँ आया उन दिनों महाराज मैक्सिंग रोगग्रस्त थे। पता नहीं अब उनकी कैसी हालत होगी। महगढ़ जाने कैसे हालत में होंगे। हीरा सिंह जी, तुम्हारी राष्ट्रभक्ति स्वामी भक्ति को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हमने तुम्हें यहाँ रोक रोक कर ठीक नहीं किया। हम हम तुम्हें अपनी कैद से मुक्ति देते हैं। धन्यवाद माहिम। धनागढ़ के प्रधानमंत्री पद से हीरा सिंह को पद मुक्त कर दिया। दिग्विजय सिंह ने हीरा सिंह धनगढ़ से विदा किया। हीरा सिंह जी, हमारी ओर से कुछ उपहार अपने साथ लेते जाइए। जी महाराज। जब हीरा सिंह का काफिला महकगढ़ की ओर बढ़ा, तब महगढ़ पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, तुम आ गए। हमें कब से तुम्हारी प्रतीक्षा थी, तुम्हारे लौटने की कर रहे थे। महाराज, महगढ़ का परिंदा हूँ। एक न एक दिन मुझे अपने घोंसले में वापस लौटना था। जब हीरा सिंह ने धनगढ़ के साथ सारा घटनाक्रम राजा मैक्सिंग को विस्तार पूर्वक बताया, तो सारी बात जानकर हीरा सिंह जी, मुझे तुम जैसे सुपात्र पर गर्व है। तुमने अपने राज्य का नाम ऊंचा किया। महाराज, अब जरा मेरे साथ आइए, आपको दिखाना चाहता हूँ। तब हीरा सिंह ने महल से बाहर लिया गया। महाराज, ये उपहार उन्होंने महाराज माहिम दिग्विजय सिंह ने मुझे भेंट दिए हैं। ओह, आज दूसरा राजा महाराजाओं को भेंट ओह जो आज दूसरे राजा महाराजाओं से भेंट पाता रहा, तुम्हें भेंट में इतना कुछ दिया? जी महाराज, जो कुछ है आपके सामने है। तब तो ये उपहार तुम्हारे लिए है, बहुत अनमोल होंगे प्रधानमंत्री जी। ये अनमोल उपहार मैं राज्य हित के लिए राजकोष में जमा करवाना चाहता हूँ महाराज। भगवान करे महगढ़ के प्रत्येक नागरिक आपके जैसे राष्ट्रभक्त हो। तब दिग्विजय सिंह द्वारा मिले उपहार को हीरा सिंह महल के राजकोष में जमा करवा दिया। समाप्त दोस्तों।